बच्चों हमें अंडर रूट 9.3 को संख्या रेखा पे प्रदर्शित करना है। ठीक है, तो जब कभी हमें किसी भी अंडर रूट वाले नंबर्स को यदि हमें संख्या रेखा पे प्रदर्शित करना पड़े तो हमें करना क्या होता है बच्चों, इस मान लीजिए कि अंडर रूट 9.3 है। ठीक है, तो 9.3 में हम लोग पहले 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, 1 ऐड कर देंगे अर्थात ये आ जाएगा आपका 10.3। ठीक है ना, और जो 1 ऐड करने के बाद जो आएगा वैल्यू उतने के इक्वल हम लोग एक रेखाखंड खींचेंगे। ठीक है, तो ये आपका अंडर रूट 9.3 था, तो हमने बताया आपको कि 9.3 के इक्वल, ठीक है, जो वैल्यू है ये इसको दिखाना है, तो इसमें हम लोग 1 ऐड कर लेंगे और जो उसका सम आएगा, जो योगफल आएगा उसके इक्वल एक हम लोग नंबर लाइन खींचेंगे, रेखाखंड खींच लेंगे। तो मान लेते हैं कि ये रेखाखंड आपका ए बी है बच्चों, जो कि हमने खींचा है 10.3 मात्रक का। ये 10.3 मात्रक का है ये। ठीक है ना, अर्थात 10.3 सेंटीमीटर का आप खींच लेंगे। वैसे 10.3 इंच भी खींच सकते हैं आप, 10.3 मीटर खींच सकते हैं। ठीक है, ये आपके कॉपी के लिए ये असंभव है, ये आप मीटर में आप नहीं खींच सकते, इसलिए आप सेंटीमीटर में खींच लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि जो 10.3 जो आपका ए बी रेखाखंड खींचा गया है उतने मात्रक का, ठीक है, अब इतने ही इसको व्यास मान करके एक अर्धवृत्त खींचेंगे। ठीक है, ए बी को व्यास मान करके, ए बी व्यास होगा। ठीक है ना, अर्थात इसका हम लोग मध्य बिंदु जब ज्ञात करेंगे, कैसे भी मध्य बिंदु इसका मिड पॉइंट कहीं से ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो ये मान लेते हैं कि मध्य बिंदु ओ है, सपोज दैट। ठीक है, जब ओ हो जाएगा तो ओ ए त्रिज्या का या ए बी व्यास का, बात देखिए, ओ ए त्रिज्या का या ए बी व्यास का एक हम लोग जो है अर्धवृत्त खींचेंगे। ठीक है, तो ओ ए को आप क्या करें, रेडियस मान लें और एक अर्धवृत्त खींच लें। ठीक है ना, यहाँ से एक आपको अर्धवृत्त खींच लेना है। ठीक है, एक अर्धवृत्त इस तरह से आप खींच लेंगे, इस तरह से। ठीक है ना, तो ये जो होगा अर्धवृत्त आपका 10.3 मात्रक व्यास का ये एक अर्धवृत्त होगा। ठीक है, खींचने के बाद यहाँ से आप एक इकाई पीछे की तरफ आएंगे, एक इकाई, एक मात्रक। ठीक है, ये जो होगा 1 यूनिट होगा बच्चों, ध्यान देना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, और पीछे जब आएंगे एक पॉइंट मिलेगा, उसका आप नाम दे लीजिएगा कुछ ना कुछ, ये मान लेते हैं कि पॉइंट सी है। ठीक है, और उसके बाद सी को केंद्र मान करके एक 90 अंश का कोण बनाती हुई एक किरण खींच लेंगे आप। ठीक है ना, तो 90 अंश का कोण बनाती हुई जब एक किरण खींचेंगे तो इसको कहीं ना कहीं काटेगा, और जहां पे काटेगा इस अर्धवृत्त को, उसको आप एम मान लेंगे। ठीक है ना, अब आपको सी एम त्रिज्या का एक चाप लगाना है, सी एम त्रिज्या का, सी को केंद्र मान करके और सी एम त्रिज्या का एक चाप लगाना है। और जब आप चाप लगाएंगे तो ए बी को जब आप आगे की तरफ बढ़ाएंगे इसको कहीं ना कहीं वो काटेगा। ठीक है ना, तो मान लेते हैं कि हमने x तक उसको बढ़ा दिया है। ठीक है, अच्छा बढ़ा देंगे, ये जो पॉइंट मिलेगा मान लेते हैं कि ये बिंदु P है। ठीक है, और संख्या रेखा पे जो बिंदु P आपको जो दिखाई दे रहा है, यदि C x संख्या रेखा है, ठीक है, और C को केंद्र मान करके एक जो CM त्रिज्या का जो चाप लगाया गया है, इसका जो वैल्यू होगा CM का, वही वैल्यू आपका CP का होगा, अर्थात CM आपका मिलेगा अंडर रूट 9.3। तो आपका जो CP मिलेगा बच्चों, ये भी आपका होगा बच्चों अंडर रूट 9.3। ये आपका जो होगा अंडर रूट 9.3 होगा। ठीक है ना, एक बार और समझिए कैसे क्या करना है। सबसे पहले आपको अंडर रूट 9.3 को यदि दिखाना पड़े संख्या रेखा पे, तो इसमें आप सबसे पहले 1 ऐड कर लेंगे 9.3 में, अंडर रूट 9.3 में नहीं बल्कि 9.3 में 1 आप ऐड कर लेंगे। तो 1 ऐड करेंगे तो ये 10.3 हो जाएगा। 10.3 का एक रेखाखंड खींचेंगे, हमने खींच दिया ए बी रेखाखंड 10.3 मात्रक का। ठीक है, उसके बाद ए बी का मध्य बिंदु ओ ज्ञात किया। ठीक है, और ओ ए त्रिज्या का एक अर्धवृत्त खींचा। ठीक है, अब बी से एक इकाई बाएं की तरफ आने पर एक बिंदु सी प्राप्त होता है, और सी को केंद्र मान करके हमें एक किरण खींचना है जो अर्धवृत्त को एम पर काटता है। सी एम त्रिज्या का एक चाप लगाया जो ओ बी को आगे एक्स तक बढ़ाए जाने पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेदित करता है। ठीक है, और यही जो बिंदु पी है कड़ी में
9.3 है। ठीक है बच्चों, और जैसे हमने आपको बताया, ये वीडियो हम आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं और लंबा नहीं खींचना चाहते हैं, इसलिए हम इसका रचना के चरण में नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, मैंने जो अभी बताया आपको फिर से बताने के लिए जो कहा, और जहाँ से हमने स्टार्ट किया बताना, ठीक है, जैसे जैसे मैं बताते गया हूँ आपको, उस चीज़ को आपको लिखते जाना है। रचना के चरण आप चाहो तो लिख सकते हो उसमें, रचना के चरण। रचना के चरण बच्चों आप चाहें तो लिख सकते हैं इसको, ताकि स्पष्ट हो जाए कि आपने √9.3 को संख्या रेखा पे कैसे आपने दिखाया है। ठीक है ना, तो फिर एक बार मैं रिपीट करता हूँ, फिर ध्यान सुनिए। आप कैसे रचना के चरण में लिखेंगे? चरण फर्स्ट में मैं लिख नहीं रहा हूँ, बस मैं आपको बताते जा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए और इस चीज़ को आप लिख लीजिएगा स्लो मोशन में वीडियो का करके। ठीक है ना, पहले ध्यान सुनिए। देखिए, आप लिखेंगे कि सर्वप्रथम हमने 9.3 + 1 = 10, 10 मात्रक का AB रेखाखंड खींचा। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में आप लिख लेंगे। ठीक है, सेकेंड स्टेप में AB, ठीक है, AB का मध्य बिंदु O ज्ञात किया, OA त्रिज्या का O को केंद्र मान करके एक अर्धवृत्त खींचा। ठीक है, उसके बाद अगले स्टेप में लिखेंगे कि B से एक इकाई बाएं की तरफ आया। ठीक है, जो बिंदु C है, एक इकाई बाएं की तरफ बिंदु C अंकित किया। ठीक है, डिनोट किया आप लिख लेंगे, और C को केंद्र मान करके 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई, 90 अंश का 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई एक किरण CM खींचा। CM त्रिज्या का C को केंद्र मान करके एक चाप लगाया, जो CB को, ठीक है, आगे बढ़ाए जाने पर, या X तक, CB को X तक आगे बढ़ाए जाने पर चाप बिंदु P पर काटता है। अतः यह बिंदु P √9.3 है, अर्थात यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 9.3 वैल्यू होगा, या इसको आप अकेले में आप लिख सकते हैं, ये पॉइंट होगा √9.3 होगा, ये वाला पॉइंट। लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक जो दूरी होगी √9.3 मात्रक होगी। इसको आपको ध्यान में रखना है बच्चों। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये प्रूफ करके दिखाएंगे कि जो CM होगा √9.3 के इक्वल होगा। ठीक है, ये हम लोग अब प्रूफ करेंगे कि जो CM होगा √9.3 के इक्वल ये कैसे होगा। ठीक है ना, चलिए एक रचना कर लेते हैं कि इस M को O से मिला देते हैं। ठीक है, इस M को O से मिला देते हैं, और जब मिलाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि जो OCM जो बनेगा, यह एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है ना, और जब समकोण त्रिभुज बनेगा तो समकोण त्रिभुज यहाँ पे आप लिख सकते हैं, समकोण त्रिभुज OM, ठीक है, या OCM में आपको एक चीज पता है कि यदि ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक 10.3 है, ठीक है, तो इसका आधा ये कितना होगा? जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा, क्योंकि रेडियस सभी त्रिज्याएं बराबर होती हैं, अर्थात ये 10.3 का आधा आपका जो हो जाएगा बच्चों, वो 5.15 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 जीरो करेंगे तो 30 का आधा 15 हो जाएगा और 10 का आधा 5 हो जाएगा। यहाँ से ये इतना यूनिट हो गया। ठीक है, इतना यूनिट हो गया। और जब यहाँ से एक यूनिट आप यहाँ पे आ गए हैं, यहाँ पे एक यूनिट आप पीछे की तरफ आ गए हैं, तो ये था 10.30, ये, और इसका आधा था 5.15। ठीक है, और जब इसका आधा कर लिए हैं और यहाँ से लेके यहाँ तक 5.15 है ये पूरा यहाँ तक बच्चों, और 1 यूनिट जब कम आएंगे तो ये जो मिलेगा आपका 4.15 मिल जाएगा। ठीक है, और आप पाइथागोरस प्रमेय जानते होंगे कि यहाँ पे यदि CM निकालना चाहें, CM, ठीक है, क्योंकि हमें CM ही दिखाना है कि √9.3 के इक्वल है। ठीक है, तो जो CM है ये लंब है, तो लंब बराबर होता है करणी में कर्ण का स्क्वायर, अर्थात OM का स्क्वायर, और माइनस आधार का स्क्वायर। ये आधार यहाँ पे OC है, तो यहाँ पे लिखेंगे OC का स्क्वायर। ठीक है, अर्थात यहाँ पे देखें OM देख सकते हैं 5.15 का होल स्क्वायर, और माइनस OC आपका है 4.15
4.15 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्क्वायर करते हैं। देखिए 5.15 का होल स्क्वायर, इसका मतलब कि हम लोग 5.15 इंटू 5.15 यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। यहाँ पे 5 का 5 में 5 25, यहाँ पे 25, 5 में 5 और 2 7, ठीक है, और 5 25 25, ठीक है। फिर 1 का 5 में 5, यहाँ पे 1 और यहाँ पे हो जाएगा 5, फिर यहाँ पे 5 7, उसके बाद 5 और 2, ठीक है। यहाँ पे हो गया 5 7 5 12 को बच्चों 2, 5 1 6 5 11 और 1 12, 7 5 12 2 14 और 1 15, और यहाँ पे हो गया 5 और 1 6, और ये आपका हो गया 2, ठीक है ना। और दशमलव 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पे आ गया 26.5225, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 26.5225 और 1। अब हम लोग 4.15 कवर करेंगे, 4.15 कवर करेंगे, अर्थात गुणा करते हैं 4.15 गुणे 4.15, ठीक है। गुणा करते हैं हम लोग, 5 को 5 में गुणा करेंगे, 25 को 5, 5 में 5 2 7 और 5 के 20, ठीक है, ये 20 हो जाएगा, ठीक है। फिर 1 का 5 में यहाँ पे 5 होगा, 1 का 1 में 1 होगा, 1 का 4 में 4 हो जाएगा, फिर 4 5 से 20, 4 1 में 4 और 2 6, 4 4 16, ठीक है। अब हम लोग जोड़ लेते हैं, 5 7 5 12 को 2, 1 और 1 2, फिर आपका 4 2 6 6 12, ठीक है, और 6 और 1 7, ये आपका 1 हो गया 17.225, ठीक है। ये आ जाएगा 17.222 और 5, ये हो जाएगा, ठीक है। अब आप घटा करके देखें, यहाँ पे 5 में से 5 घटा देंगे 0, 2 में से 2 घटा देंगे 0, यहाँ पे 2 में से 2 घटा देंगे 0, 5 में से 2 घटा देंगे 3, यहाँ पे दशमलव आपके यहाँ पे लग जाएगा, यहाँ पे 6, 16 में से 7 जाएगा 9, और यहाँ पे 2 में से यहाँ पे 1, यहाँ पे हासिल ले चुके थे बच्चों, 1 में से 1 जाएगा 0, लिखने की आवश्यकता नहीं है, और इस 0 का कोई मतलब यहाँ पे नहीं है। तो आप देख सकते हैं जो CM प्राप्त हुआ है √9.3 के इक्वल प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से ये प्रूफ किया गया है, और इस सॉल्यूशन में ये जो हल किया गया है बच्चों, इसमें आप इसको सम्मिलित आप कर सकते हैं, ठीक है। इसको बनाने के बाद आप क्या करेंगे कि इसको आप लिख लेंगे, ठीक है। इसको आप बना लेंगे, बनाने के बाद उसके सॉल्यूशन में आगे भी इसको लिख लेंगे, जिससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि जो CM होगा √9.3 के इक्वल होगा। इसलिए जब CM आपका √9.3 है, इसलिए आपका जो CP होगा, CP इक्वल भी हो जाएगा √9.3, ठीक है ना। अतः लिखेंगे, अतः बिंदु P √9.3 है, बस यही सॉल्यूशन है इसका। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, अभी आपको बताया गया कि A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। जब ये बराबर नहीं होगा इसके, तो इसका एक भी हल नहीं होगा। इसलिए हल नहीं होगा क्योंकि बताया गया कि दोनों रेखाएं जब समांतर होंगी तो उनका कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो उसका हल नहीं होगा, ठीक है। और जिसका हल नहीं है उसी को कहते हैं बच्चों असंगत, उसको कहते हैं असंगत, असंगत उसको कहते हैं असंगत। ये सारे कंडीशन आपको याद रखना है। रेखाएं संपाती होंगी यदि, कब संपाती होती हैं? संपाती बच्चों होती हैं A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यदि तीनों बराबर हो जाए, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तो रेखाएं संपाती होती हैं। इसका मतलब कि एक दूसरे के ऊपर स्थित होती हैं, ठीक है। इसका मतलब कि एक ही रेखा को प्रदर्शित करती है दोनों। तो जब एक आपका दो चरों में रैखिक समीकरण है तो उसके अनेक हल होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, क्योंकि उसमें आपके असंख्य बिंदु होते हैं, और जितने बिंदु कॉमन होंगे उतने ही किसी भी रैखिक समीकरण का हल होता है, ठीक है। इसलिए इसका जो हल होगा बच्चों
अपरिमित रूप से अनेक। अपरिमित का मतलब होता है जिसका लिमिट नहीं है, लिमिट नहीं है। अपरिमित रूप से अनेक हल, अनेक हल होगा, ठीक है, अनेक हल होगा इसका। और उसके बाद रेखा, जब अनेक हल होगा, कुछ ना कुछ हल प्राप्त होगा तो उसे संगत कहेंगे, और कुछ भी हल, एक भी हल प्राप्त नहीं होगा उसे हम असंगत कहेंगे। अर्थात यहाँ पे हल प्राप्त हो रहा है, इसलिए हम इसको कहेंगे कि इसका जो हल होगा वो होगा संगत।